नमस्कार। सप्ताह भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो मायने रखती हैं हमारे आपके लिए, उनको लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं कादम्बिनी शर्मा। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जो कि लगातार कई हफ्तों से सुर्खियों में बनी हुई है, दुनिया भर पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही समझे आप। ईरान अमेरिका युद्ध की हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमला बंद किया है। वो उस धमकी के बाद जब उन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज़्यादा भयानक हमला करेंगे, लेकिन फिलहाल वो हमला बंद है। और अभी जो हो रहा है वो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये बातचीत सीधी नहीं हो रही है, ये बातचीत इंटरमीडियरीज के जरिए हो रही है। दोनों के प्रतिनिधि जो हैं, जो मीडिएटर्स बने हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। सीधी बातचीत दोनों के बीच नहीं हुई है। लेकिन बातचीत जो लग रहा था कि शायद इस बार कुछ कारगर हो, एक बार फिर से उलझ गई है। उलझ इसलिए गई है क्योंकि ईरान ने ये निर्णय किया है कि वो अपनी सभी शर्तें अमेरिका से मनवाएगा और तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो पूरी तरह से खुलेगा। कई चीजें जो हैं, कई डिमांड्स जो हैं, वो अब साफ तौर पर ईरान ने सामने रख दी हैं। उनका जो कहना है वो ये कि पहले जो जून में जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, पहले उसकी शर्तों को अमेरिका माने। उसमें ये था कि हमले नहीं होंगे, लेकिन हमले हो रहे हैं। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने ईरान ने ऐसी शर्त रखी है। लेकिन इसके अलावा भी जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, उसमें मुआवजे की बात है, उसमें हमले नहीं करने की बात है, और बाकी जो उन्होंने पहले जो शर्तें रखी थी वो भी उसमें मौजूद है कि जब तक ये सभी शर्तें पूरी नहीं होंगी, यानी कोई हमला नहीं ईरान पर, उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाएंगे, जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटाए जाएंगे, युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा, जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, जो पैसे इधर उधर जिन पर फ्रीज लगा रखा है अमेरिका ने, वो हटाना होगा। तो ये सभी जो मांगे थी, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की शर्त ईरान ने ये रखी है कि ये सभी चीजें, ये सभी शर्तें मानी जाएं। अब इसको कई जो अमेरिकी जानकार हैं वो इसको बेतुका बता रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब भी इस तरह की कोई चीज हो रही है तो तेल का जो मार्केट है, तेल की जो कीमतें हैं, वो बुरी तरह से डगमगा रही हैं। ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि जब तक वो मार्केट जो है, तेल की जो कीमतें हैं, वो जब तक स्थिर रहती हैं, तब तक दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिर रहती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ये हुआ है कि ये स्थिति सब जगह, हर देश में डगमगा गई है, और अमेरिका में भी यही सिचुएशन है। और तो और अमेरिका में तो अब जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ अखबारों ने ये खबर लीक कर दी है कि अमेरिका के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है ईरान पर हमला करने के लिए, इसीलिए अभी फिलहाल हमले को रोका गया है। तो इस बात को लेकर ये भी उन्होंने रिपोर्ट की है कि जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, मतलब जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप की कहासुनी हुई है। इस तरह की भी खबरें आई हैं कि जो कंपनियां इस तरह के हथियार बनाती हैं, उनको प्रोडक्शन तेज करने के लिए कहा गया है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड ऑफ कोर्स इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, और कोशिश ये की जा रही है कि एक कूटनीतिक हल जो है वो निकले। लेकिन इस बीच हमारे आपके लिए जो चिंता का विषय है वो ये कि तेल की कीमतें अस्थिर हैं, और ये समस्या बड़ी है। तो अब जो युद्ध शुरू हुआ था ईरान की न्यूक्लियर शक्ति को रोकने के लिए, मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए, अब उस चीज पर आकर अटका हुआ है जो पहले समस्या थी ही नहीं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहेगा या नहीं खुला रहेगा। और पूरी दुनिया इसकी कीमत, इस युद्ध की कीमत जो है वो चुका रही है। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग खबर ये आई है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियां, उन्होंने एक दावा किया है। उनका ये कहना है कि उन्होंने मई में उन्होंने मुलाकात की है ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खमनेई से। अब ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक 28 फरवरी को जो हमला हुआ था, जिसमें
ईरान और ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ था, जिसमें टारगेट किया गया था अयातुल्ला खमनई को, जो मुश्तबा के पिता हैं उनको टारगेट किया गया था। उसमें मुश्तबा खमनई जो हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट थी कि वो काफ़ी क्रिटिकली घायल हुए हैं। उसके बाद से, उस हमले के बाद से उनको किसी ने भी पब्लिक में नहीं देखा है। तो ये दावा जो राष्ट्रपति पेजेश्कियां ईरान के कर रहे हैं कि उन्होंने मुलाकात की है और जिसकी तस्दीक जो है वो वहाँ के दफ्तर से भी, जो मुश्तबा खमनई है उनके दफ्तर से भी की गई है। हालांकि तारीख इस मीटिंग की कोई भी नहीं बताई गई है और कोई फ़ोटो भी इस तरह से जारी नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियां का ये कहना है कि जो बातचीत थी और वो काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ हुई, काफ़ी मुश्किलों के साथ मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात हुई। और ये सब कुछ इसलिए सामने आया है क्योंकि लगातार अब खबरें ख़ासकर इजरायली मीडिया में ये चल रही हैं कि बहुत बुरी तरह जो घायल हुए थे मुश्तबा खमनई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ तक रिपोर्ट हुआ था कि वो क्रिटिकल स्थिति में अस्पताल ले जाए गए हैं। तो लगता है कि उस चीज़ को हैंडल करने के लिए अब जो मुश्तबा खमनई हैं उनके दफ्तर से तो नहीं, लेकिन एक न्यूज़ आउटलेट के ज़रिए ये कहा गया है कि जल्द ही खमनई जो हैं उनको पब्लिक में देखा जाएगा और वो लोगों से मिलते जुलते नज़र आएंगे, बाहर नज़र आएंगे। तो ये जो है ये बताया जा रहा है कि इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज करने के लिए है, जहां कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत, मुश्तबा खमनई की तबीयत और भी ख़राब हो गई है, रिकवरी नहीं हुई है और ख़राब हो गई है। तो उनको देखा अभी तक नहीं गया है, तो इसको लेकर और भी बातें चल रही हैं। और राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने जिस तरह से ब्यौरा दिया कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी वक्त लगा मुलाकात करने में, काफ़ी मुश्किलों के ज़रिए वो उन तक पहुँचे और मुलाकात कई घंटों तक चली। जो स्थिति है पश्चिम एशिया में उसके बारे में बात हुई, जो देश में स्थिति है उसके बारे में बात हुई, युद्ध के बारे में बात हुई, ये सभी चीज़ें उन्होंने कही हैं। लेकिन ये सब जो है इन रिपोर्ट्स पर आकर फिर टिक जाती हैं कि क्या मुश्तबा खमनई सच में काफ़ी घायल हैं और क्या अभी भी सामने आने की स्थिति में नहीं है। तो उम्मीद करना चाहिए कि अगर सामने आते हैं तो इसका वीडियो जो है वो जारी होगा और डेट के साथ वीडियो जारी होगा, जैसा कि दावा वहाँ पर ईरान में किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब तेल की बात हो रही है और इस वक्त तेल के कारण दुनिया भर में मुश्किल बनी हुई है, खासकर अगर हम भारत की बात करें जिसका कम से कम 88% तेल जो है वो इंपोर्ट के ज़रिए आता है, तो यहाँ पर एक और ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो मुश्किलें बढ़ा सकता है। वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी सेनेट ने 86-11 वोट से, मतलब 86 सपोर्ट में और 11 विरोध में एक बिल पास किया है। ये बिल जो है वो उन देशों पर लागू होगा, 5 देशों पर, जिसमें भारत जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जो कि रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं। ये लिंडसी ग्राहम का किया हुआ है, जिनकी हाल में मृत्यु हुई है और उन्होंने इस तरह का एक मसौदा तैयार किया था जहां पर 500% टैरिफ की बात थी। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है अब सेनेट में, उसमें 100% टैरिफ की बात है। और ये जो बिल है अभी हाउस में, मतलब कांग्रेस के पास भी जाना है। क्या वो इसको इसी स्वरूप में पास करते हैं या कुछ बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो रूस का तेल है, अगर उस पर इस तरह का सैंक्शंस लगता है तो एक बार फिर जो तेल का मार्केट है उसमें बहुत अस्थिरता आ जाएगी। भारत जो तेल खरीदता है उसमें से ये भी बताया जाता है कि काफ़ी एक्सपोर्ट भी होता है और जो आस पड़ोस के देश हैं उनको भी भारत जो है वो तेल बेचता है। तो एक तरह से मार्केट में स्टेबिलिटी जो है रूस के तेल के कारण भी बनी हुई है। लेकिन अगर इस तरह का, अगर फिर से एक 100% टैरिफ की बात सामने आती है तो भारत के लिए मुश्किल होगी। भारत ऐसे में क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन शायद इस स्थिति में भारत कतई नहीं है कि रूस से तेल लेना पूरी तरह से बंद कर दे। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर सेनेट में क्या, वहाँ पर कांग्रेस में क्या ये बिल जो है जस के तस पास करता है, जिसके कारण पूरी दुनिया में और अमेरिका में भी और समस्या, आर्थिक समस्या, महंगाई, ये सब कुछ हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है
वहाँ पर ये बिल आएगा तो क्या इसका क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, क्या इसे पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो देखते हैं कि उस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एक और खबर जिस पर ज़बरदस्त चर्चा लगातार होती रही है वो है 3 देशों की एक नेटो लाइक अलायंस, नेटो जैसा अलायंस। ये 3 देश जो हैं वो हैं पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब। इन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है और ये एक सिक्योरिटी जो बढ़ाने की कोशिश है वो की जा रही है। सऊदी अरब के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगा है कि शायद उसको जिस तरह की सुरक्षा चाहिए वो देने में सक्षम अमेरिका नहीं है और अमेरिका के कारण वो ज़्यादा मुश्किल में पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि शायद तुर्की और पाकिस्तान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें उसको सुरक्षा के लिहाज से कुछ फ़ायदा होगा। आपको पता है कि ईरान बैक्ड जो कई मिलिटेंट गुट हैं वो लगातार सऊदी पर हमले कर रहे हैं। इराक से हमले हो रहे हैं, यमन से हमले हो रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए अब ये पैक्ट साइन किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि अगर एक पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। और ये एक तरह से इस तरह भी देखा जा रहा है कि एक अलायंस जो है वो बनाया गया है सुन्नी मुस्लिम देशों में। तो ये कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि क्या पाकिस्तान, जो कि बताया जाता है कि अकेला न्यूक्लियर वेपन वाला इस्लामिक देश है, और तुर्की जिसकी दुनिया में जो नेटो में एक्चुअली जिसकी दूसरी सबसे बड़ी सेना है, क्या ये अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो वो क्या पूरी सेना के साथ रक्षा के लिए पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका मतलब भारत के लिए क्या है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के साथ पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत था, उस वक्त तुर्की से किस तरह की खबरें निकल कर आई थी। अब जाकर धीरे धीरे रिश्ते जो हैं वो पटरी पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भारत इसे किस तरह से देखता है? हालांकि ये बार बार कहा जाता है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहां पाकिस्तान का एंगल इसमें आता है तो सवाल उठना जो है वो लाजमी है। सऊदी अरब से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब जो है वो भारत की सेंसिटिविटीज़ के बारे में इस पाकिस्तान को लेकर क्या वो वाकिफ़ है, क्या इसको समझकर ही वो इस मामले में आगे बढ़ा? हालांकि हर देश का जो फाइनल इंटरेस्ट होता है वो अपना हित देखता है और सबसे पहले, और इसकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपना हित देखे। लेकिन जब भारत जैसे सहयोगी की बात आती है तो वो कहाँ पर खड़ा है? हालांकि अभी क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया कि ईरान जो है वो जब हमले कर रहा होता है तो क्या पाकिस्तान वहाँ पर जाएगा? ईरान जो कर रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या तुर्की और पाकिस्तान उस युद्ध में भी खिंच जाएंगे जिसको वो अब तक अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, क्या उसमें भी वो लपेटे जाएंगे इस एक डिफेंस पैक्ट के ज़रिए? तो इस पैक्ट को लेकर कई सवाल हैं, इनके जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता है, लेकिन भारत इस पर बहुत करीब से नज़र रखेगा, ये ज़रूर है। तो फिलहाल तेल को लेकर समस्या चल रही है, अपने सहयोगियों को लेकर भारत को तीखी नज़र रखनी है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो ये टैरिफ गेम लगातार ऑन एंड ऑफ चल रहा है उसको भी बहुत करीब से देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ जो है कुल मिलाकर भारत की सुरक्षा, समृद्धि, विकास, इन सब पर प्रभाव डालता है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।